हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइंस को NCERT से मैं पढ़ा रही हूँ, तो क्लास 6 कंप्लीट हो चुका है। 11 चैप्टर थे और पूरे 11 चैप्टर मैंने आपको पढ़ाए हैं। अब आज से शुरुआत हो रही है क्लास 7th की बुक की। तो 7th की बुक का ये पहला लेसन है, पादपों में पोषण। NCERT से मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज होती है वह बहुत ही सरल होती है। यानी ये बुक जो है सरल भाषा में बनाई जाती है ताकि सभी बच्चों के समझ में आए। और आपके CTET के एग्जाम में प्रश्न इसी से बनते हैं, तो इसीलिए मैं NCERT से पढ़ा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 6 की वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए, क्योंकि प्रश्न जो है उन्हीं लेसन से पूछे जाते हैं। तो आप लोग वो वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और मैं 6 to 8 कंप्लीट पढ़ाऊंगी। तो आज से 7th की बुक की शुरुआत हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला लेसन है पादपों में पोषण, यानी पादप जो होते हैं किस प्रकार से उनमें पोषण होता है, इस लेसन में यही बताया जा रहा है। अच्छा लेसन है, 1 या 2 प्रश्न आपको इससे जरूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अलावा साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस भी मैं करवा रही हूँ, क्योंकि समय बहुत कम है आप लोगों के पास। 1 दिसंबर को आपका एग्जाम है, लगभग 2 महीने का आपके पास समय है। तो NCERT भी पढ़िए, साथ में प्रैक्टिस भी करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस की वीडियो रात को 9 बजे आती है, तो आप लोग देखिएगा। और ये वीडियो आपको सुबह मिलती है, तो आप दोनों वीडियो देखिए, आपको लाभ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो चैप्टर दिया गया है पादपों का पोषण, इसमें स्वपोषी, विषमपोषी, मृतपोषी, इन सब के बारे में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा CDP के पेपर फर्स्ट के और सेकंड के दोनों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ, जनवरी 2024 तक। तो आप लोग वो वीडियो भी देख लीजिए। एक पेपर बचा है 7 जुलाई वाला, तो उसको भी मैं बहुत जल्द ही करवा दूंगी। ऑफलाइन वाले जितने भी पेपर हुए थे उनमें जो CDP के क्वेश्चन थे मैंने उनको सॉल्व करवा दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं तथा इन्हें पोषक कहते हैं। ये सब आपने क्लास 6 वाली बुक में पढ़ा था। आगे लिखा है सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। अब आप ये कहेंगे कि हम लोग तो अपना खाना खुद ही बनाते हैं। तो वैसे बनाने वाली बात नहीं हो रही है, खाना पकाने की बात नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है खाना अपना स्वयं बनाने के लिए, यानी हम लोग पौधों पर निर्भर हैं अपने खाने के लिए, क्योंकि हम लोग अपने खाने में पौधों का ही इस्तेमाल करते हैं। पौधों का, फूल का, फल का, ये सभी हम लोग खाने में खाते हैं। लेकिन जो प्राणी होते हैं ये पौधों पर ही निर्भर है, जबकि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये किसी पर निर्भर नहीं होते। आगे लिखा है वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कौन? मानव और अन्य प्राणी। ये सभी किससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं? पादपों से। और जो पादप ग्रहण करते हैं जंतु, तो उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। आगे लिखा है अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर हैं। तो पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, जबकि मानव और अन्य प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पादपों पर ही, यानी पेड़ पौधों पर ही निर्भर होते हैं। अब पादप यानी पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तो इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। तो पादपों में पोषण की विधि समझाई जा रही है कि आखिर पादप जो हैं अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं, तो पादप इन्हीं से अपना भोजन बनाते हैं। आगे लिखा है पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना,
वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। यानी जो जैव प्रक्रम होता है उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है? पोषक पदार्थों से। आगे लिखा है, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषण कहलाती है। यानी अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करना स्वपोषण कहलाता है। यही आपको याद रखना है। प्रश्न यदि पूछ लिया जाए कि स्वपोषण क्या है, तो वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषण कहलाता है। आगे लिखा है, अतः ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। यानी अपना भोजन जो स्वयं संश्लेषित करते हैं इनको क्या कहते हैं? स्वपोषी। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, इन्हें विषमपोषी कहते हैं। यानी जो मानव है, जीव जंतु हैं, ये सभी पादपों द्वारा अपना भोजन संश्लेषित करते हैं तो इसे विषमपोषी कहते हैं। यानी इस क्रिया को विषम पोषण कहते हैं, और जीवों और इन जंतुओं को क्या कहते हैं? विषमपोषी। अब पादप अपना भोजन कैसे बनाते हैं तो इस क्रिया को समझाया जा रहा है। तो लिखा है, प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। तो चलिए पढ़ लेते हैं। तो लिखा है, पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं, अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। अब यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि पादप की जो खाद्य फैक्ट्रियां हैं वह कौन सा भाग होती हैं, तो वह होती हैं पत्तियां। आगे लिखा है, मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। यानी कि मृदा में जो जल और खनिज लवण होते हैं उन्हें जड़ों द्वारा अवशोषित करके तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। आगे लिखा है, पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। यानी पत्तियों में सूक्ष्म रंध्र होते हैं, उसमें क्या होता है कि जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होती है उसे ग्रहण किया जाता है। आगे लिखा है, यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं, ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। अब कोशिका क्या होती है? यहाँ पर एक शब्द प्रयोग हुआ कोशिका, तो कोशिका क्या होती है? तो यहाँ पर समझाया जा रहा है कोशिकाओं के बारे में। तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है, आपने देखा कि इमारतें ईंटों से बनती हैं, इसी प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो कोशिका कहलाती हैं। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसमें केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना होती है जो केंद्रक कहलाती है। यानी कि कोशिका जो है एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है, ये आप देख सकते हैं। तो ये क्या कहलाती है? कोशिका झिल्ली। इसमें केंद्र में एक स्थित सुस्पष्ट संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं? केंद्रक। ये आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये केंद्रक हैं। आगे लिखा है, केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है जिसे कोशिका द्रव कहते हैं। तो ये आपको कोशिका के बारे में याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। यानी जो जल होता है और खनिज होता है ये वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचा दिए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं, तभी तो ये जल और खनिज को पत्तियों तक पहुंचा पाती हैं। आगे लिखा है, तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। तो वाहिकाएं जो हैं जड़, तना और शाखाओं और पत्तियों तक फैली होती हैं क्योंकि ये जल और खनिज को सभी जगह पहुंचाती हैं। आगे लिखा है, पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए आगे लिखा है, पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं।
पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप अध्याय 7 में पढ़ेंगे। यानी जो पदार्थों का परिवहन है वह अध्याय 7 में पढ़ाया जाएगा। अब पहेली ये जानना चाहती है कि पत्तियों में ऐसी क्या विशेषता है जो खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकती है लेकिन पादप के अन्य भाग नहीं कर सकते। तो पत्तियों में एक हरा वर्णक पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। यही आगे बताया भी जा रहा है। लिखा है पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं खनिज, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी कि ये जो खाद्य संश्लेषण है इसके लिए सूर्य के प्रकाश का होना बहुत आवश्यक है, तो इसीलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। तो जो पौधे होते हैं ये सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ही अपना भोजन बना सकते हैं और पत्तियां जो होती हैं सौर ऊर्जा का संग्रहण करती हैं और पादप में खाद्य के रूप में ये संचित हो जाती है। तो सभी जीवों के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? सूर्य। ये आपको याद रखना है। आगे लिखा है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? तो जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पौधों के लिए जो भोजन है वह उपलब्ध नहीं होगा। आगे लिखा भी है, प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। अब जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा पौधे अपना भोजन नहीं बनाएंगे। पौधे अपना जब भोजन नहीं बनाएंगे तो उनमें वृद्धि नहीं होगी और वृद्धि नहीं होगी तो वो नष्ट हो जाएंगे। अब जीव जंतु हैं और मानव ये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों पर ही निर्भर हैं। तो जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा पौधे ही नहीं बचेंगे तो मानव और जीव जंतु भी जीवित नहीं रह पाएंगे। तो पृथ्वी पर जीवन की कल्पना करना असंभव है प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में। इसके अलावा जिस ऑक्सीजन को हम लोग ग्रहण करते हैं ये भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। इसीलिए कहा जाता है कि अधिक से अधिक मात्रा में वृक्ष लगाए जाएं, क्योंकि ये वायुमंडल की जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे अवशोषित कर लेते हैं और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि अधिक से अधिक वृक्षों को लगाना चाहिए। आगे लिखा है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। इस प्रक्रम को समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का निर्माण कर रही हैं। इसमें ऑक्सीजन जो होती है वह निर्मुक्त होती है। आगे लिखा है, इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड यानी स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। और ये प्रश्न भी पूछा जाता है, पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो ये आपको याद रखना है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह मंड के रूप में यानी स्टार्च के रूप में पत्तियों में संचित हो जाता है। अब यहाँ पर चित्र द्वारा समझाया जा रहा है। ये पत्ती है, ये पत्ती का काट चित्र दिखाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं रंध्र हैं, ये द्वार कोशिकाएं हैं। ये पत्ती का काट चित्र है जिसमें क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं दर्शाई जा रही हैं। यहाँ पर आप बड़े में देख सकते हैं, बड़े चित्र में ये रंध्री द्वार है, ये द्वार कोशिकाएं हैं। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को दर्शाने के लिए एक चित्र दिया गया है, जिससे समझाया जा रहा है ये सौर ऊर्जा है। ये कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियां ग्रहण कर रही हैं। ये पत्तियों में क्लोरोफिल दिखाया जा रहा है। ये जड़ें जो हैं खनिज और जल का अवशोषण कर रही हैं और ये ऑक्सीजन निर्मुक्त हो रही है। अब बूझों के दिमाग में एक प्रश्न आ रहा है कि कुछ पादपों की पत्तियां गहरी लाल, बैंगनी, भूरे रंग की होती हैं। क्या इनमें प्रकाश संश्लेषण होता है? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है और क्लोरोफिल जो होता है हरा वर्णक होता है। ये मैंने आपको बताया। तो ये प्रश्न बूझों के दिमाग में आ रहा है। इसका उत्तर नीचे जानेंगे। इसके अलावा यहाँ पर और क्या लिखा हुआ है कि जिन पौधों में पत्तियां नहीं होती, यानी पत्तियां जो है कांटों के रूप में होती हैं मरुस्थलीय पौधों में, तो उनमें प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो उनमें प्रकाश संश्लेषण तनों और हरी शाखाओं में भी होता है। तो यही बताया जा रहा है कि पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भागों जैसे कि हरे तने एवं हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सल्क अथवा सूल रूपी हो जाती हैं। इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। अब यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि मरुस्थलीय पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है, तो आपको याद रखना है कि तने में संपन्न होती है या हरी शाखाओं में संपन्न होती है। अब एक क्रियाकलाप के माध्यम से जो बूझों ने प्रश्न किया है उसका उत्तर दिया जा रहा है। लिखा है हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है। बूझों के दिमाग में जो प्रश्न आया था उसी का उत्तर दिया जा रहा है कि बूझों ने कहा था कि कुछ पौधों की पत्तियां जो है बैंगनी होती हैं, कुछ की पीली होती हैं, कुछ की भूरी होती हैं, तो उनमें कैसे प्रकाश संश्लेषण होता है? तो यही बताया जा रहा है कि हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण यानी रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं, अर्थात ढक लेते हैं। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। तो ये जो हरा वर्णक होता है, इन पत्तियों में जो अन्य वर्णक होते हैं उसे ढक लेते हैं क्लोरोफिल को, तो इनमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है क्योंकि इनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है, बस दिखाई नहीं देता है। आगे लिखा है आपने गीली दीवारों पर, तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अवपंखी यानी काई जैसे पादप देखे होंगे। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें शैवाल कहते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इनका रंग हरा क्यों है? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि शैवाल अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा, क्योंकि इनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है। तो पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे संपन्न होती है ये मैंने आपको बता दिया। जो अन्य रंग की पत्तियां होती हैं उनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उनमें भी संपन्न होती है। इसके अलावा मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां जो होती हैं सूल के रूप की होती हैं, यानी कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, तो उनमें प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है हरे तने में या हरी शाखाओं में संपन्न होती है। ये मैंने आपको यहाँ तक बता दिया। अब क्या लिखा है, पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप यानी पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के प्रकाश संश्लेषण में होता है। परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होता है। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है? तो पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है? तो आपको मैंने वायुमंडल वाले लेसन में बताया था, जिसका नाम था हमारे चारों ओर वायु। तो उसमें बताया गया था कि वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है 78% पाई जाती है, 21% ऑक्सीजन पाई जाती है और शेष 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और अन्य गैसें पाई जाती हैं।
लेकिन जो पादप होते हैं इस नाइट्रोजन गैस का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि ये गैसीय अवस्था में होती है। तो फिर क्या होता है, मिट्टी में कुछ ऐसे विशेष जीवाणु होते हैं जो इस गैसीय नाइट्रोजन का उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं और ये विलेय पदार्थ होता है तो ये पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिया जाता है। तो ये पूरी क्रिया आप लोग समझिए कि जो गैसीय नाइट्रोजन है इसका प्रयोग पादप सीधे नहीं कर सकते। मिट्टी में कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो इस गैसीय नाइट्रोजन का उपयोगी यौगिकों में परिवर्तन कर देते हैं और मृदा में निर्मुक्त करते हैं। यह विलेय होता है तो यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिया जाता है। तो यही यहाँ पर समझाया जा रहा है। आगे लिखा है, संभवतः आपने देखा कि किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं जिनमें नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुरता होती है। इस प्रकार अन्य संघटकों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की मांग की आपूर्ति हो जाती है। इसके पश्चात पादप खाद्य के अन्य संघटकों जैसे कि प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन पौधे कैसे प्रयोग करते हैं। अब लिखा है पादपों में पोषण की अन्य विधियां, यानी पादपों में पोषण की और भी विधियां होती हैं। सभी जो पादप होते हैं अपना भोजन नहीं बना पाते हैं क्योंकि जिनमें क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता वे अपना भोजन नहीं बना सकते हैं, तो ये दूसरे अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं। तो यही बताया जा रहा है। लिखा है, कुछ पादप ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते, वे कैसे जीवित रहते हैं तथा वे पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं। मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर रहते हैं। वे विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। यहाँ पर एक चित्र में दिखाया जा रहा है। इस चित्र में एक पेड़ पर आप एक दूसरी बेल को देख सकते हैं। तो ये अमर बेल है, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता और ये अपना भोजन संश्लेषित नहीं कर सकती, तो ये अन्य दूसरे पौधों पर निर्भर होती है। तो यही यहाँ पर बताया जा रहा है। लिखा है, क्या आपको एक वृक्ष के तने एवं शाखाओं से लिपटी रस्सी नुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है? ये अमर बेल का पादप है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करती है जिस पर ये आरोहित होती है। प्रश्न पूछा जा चुका है कि इनमें से किस में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ऑप्शन में अमर बेल आपको मिलेगा। तो आपको याद रखना है कि अमर बेल पादप में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। आगे लिखा है, ये अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? जिस पर ये आरोहित होते हैं उसी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। आगे लिखा है, जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। क्या हम अन्य जंतु भी एक प्रकार के परजीवी हैं? तो यहाँ पर ये प्रश्न किया जा रहा है कि क्या हम और जो जंतु हैं ये भी परजीवी हैं? तो हम अपने आप को परजीवी नहीं कह सकते हैं क्योंकि हम पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ये अमरबेल जो होती है ये परजीवी इसलिए कही जा रही है क्योंकि ये जिस पौधे पर आरोहित होती है उसे अन्य जो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं उनसे वंचित कर देती है क्योंकि ये खुद अवशोषित कर लेती है। तो मनुष्य परजीवी नहीं होता, ये आपको याद रखना है। पर मनुष्य के ऊपर कई प्रकार के परजीवी होते हैं जो मनुष्य पर पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहेली जानना चाहती है कि क्या हमारा रक्त चूसने वाले मच्छर, खटमल, जूं एवं जोंक जैसे भी परजीवी हैं? तो बिल्कुल हैं। जो खटमल होता है, जो मनुष्य के सर में बालों में जूं हो जाते हैं, ये सभी परजीवी के उदाहरण हैं। जोंक है, ये भी परजीवी होती है। तो ये आपको याद रखना है। प्रश्न पूछा जा चुका है कि परजीवी का उदाहरण क्या है, तो उसमें ऑप्शन में जूं था, तो आपको याद रखना है। आगे लिखा है, क्या आपने ऐसे पादपों को देखा अथवा उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। क्या यह विस्मयकारी नहीं है? ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। चित्र में एक पादप को दिखाया जा रहा है।
इसकी घड़े यानी घट के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। यहाँ आप देख सकते हैं। ये जो दिखाया जा रहा है ये जो दिखाया जा रहा है ये ढक्कन है पत्ती का, और ये जो नीचे का ये भाग है ये पत्ती है, ये घड़े के समान आप लोगों को दिखाई दे रही है। आगे लिखा है पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढलके रहते हैं अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो यह उसके रोमों के बीच फंस जाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। तो आपको याद रखना है, कीटभक्षी जो पौधे होते हैं छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उन्हें पचा जाते हैं। यहाँ जो चित्र में दिखाया गया है वह घटपर्णी है जिसे पिचर प्लांट कहते हैं। इसके अलावा कीटभक्षी अन्य पौधे कौन कौन से होते हैं? वीनस फ्लाइट रैप, सनड्यू, ये कीटभक्षी पौधों के 2 अन्य उदाहरण हैं। अब बूझो जो है वह भ्रमित है। लिखा है बूझो भ्रमित है, यदि घटपर्णी हरा होता है तो प्रकाश संश्लेषण संपादित करता है, तो यह कीटों का भक्षण क्यों करता है? तो कीटों का भक्षण वह इसलिए करता है क्योंकि उसे और आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह कीटों का भक्षण करता है। तो कीटभक्षी पौधे से प्रश्न पूछा जाता है, आपके पेपर फर्स्ट में ईवीएस में भी पूछा जाता है। अब लिखा है मृतजीवी के बारे में कि मृतजीवी क्या होते हैं। तो चलिए मृतजीवी के बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है आपने बाजार में छत्रक यानी मशरूम, इनकी हिंदी क्या होती है? छत्रक, बिकते देखे होंगे। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों अथवा तनों या छाल पर छाते के समान संरचना के गुच्छे भी आपने देखे होंगे। आइए देखें कि जीवन यापन हेतु इन्हें किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है और वे उन्हें कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो मशरूम जो है एक कवक का उदाहरण है। अब बूझो के दिमाग में एक प्रश्न आया कि बूझो जानना चाहता है कि ये जीव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। इनमें प्राणियों के समान मुख नहीं होता, हरे पादपों के समान भी नहीं होते, क्लोरोफिल इनमें अनुपस्थित होता है, ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते, तो फिर ये भोजन कैसे बनाते हैं यानी पोषक तत्व कैसे प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझाया जा रहा है। जो मशरूम होते हैं वह सड़ी गली वस्तुओं पर उगते हैं, जैसे किसी टहनी, पेड़ की टहनी के टूटे हुए या सड़े गले भाग पर ये उग जाते हैं। तो यही समझाया जा रहा है कि ये पोषक कहाँ से प्राप्त करते हैं। अब एक क्रियाकलाप है, तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। लिखा है ब्रेड यानी डबल रोटी का एक टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो लें। इसे किसी नम या उष्ण स्थान पर 2 से 3 दिन के लिए रख दीजिए अथवा उस समय तक रखा रहने दीजिए जब तक कि उस पर रोए जैसी संरचना ना दिखाई दे। ये धब्बे किस रंग के हैं? किसी आवर्धक लेंस या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका अवलोकन कीजिए। इन प्रेक्षणों को नोटबुक में लिखिए। बहुत संभव है कि आपको रुई के धागों के समान संरचनाएं दिखाई पड़े। यह जीव क्या कहलाते हैं? कवक या फंजाई। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत, विघटनकारी यानी सड़ने वाली वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं तथा उसे साधारण व विलय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली जिसमें जीव किसी मृत या विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाता है। तो जो मशरूम होता है इसमें भी मृतजीवी पोषण ही होता है क्योंकि यह सड़ी गली वस्तुओं पर उगता है। आगे लिखा है मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले मृतजीवी कहलाते हैं। कवक आचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ये उन स्थानों में भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण हों। कवकों की वृद्धि के लिए
वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियां प्रदान करती है। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाती हैं। अपने अभिभावकों से कवक द्वारा होने वाले नुकसान पर चर्चा कीजिए। तो वर्षा ऋतु में कवक वृद्धि करते हैं और अनेक जो वस्तुएं होती हैं कवकों के कारण नष्ट भी हो जाती हैं। आगे लिखा है, सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हो तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। तो जो कवकों के बीजाणु हैं ये वायु में उपस्थित होते हैं और जो उत्पाद होते हैं नम या उष्ण तो वे उन पर बैठ जाते हैं और अंकुरित होकर नए कवक को जन्म दे देते हैं। इसके अलावा कवक जो है फसलों में रोग का कारण बनता है। कवकों के द्वारा फसलें नष्ट हो जाती हैं। गेहूं की फसल में यदि कवक उत्पन्न हो जाए तो गेहूं की फसल जो है नष्ट हो जाती है। इसके अलावा कवक द्वारा बहुत से मनुष्यों में रोग भी हो जाते हैं। तो कौन कौन से रोग हो जाते हैं? तो दाद है, एथलीट फुट है। इसके अलावा पौधों में भी कई प्रकार के कवक द्वारा रोग हो जाते हैं। फफूंदी, पत्ती का धब्बा, कोयल, स्कैब, पित्त कैंकर, ये सभी कवक द्वारा फैलने वाले रोग हैं जो पौधों में होते हैं। और मनुष्य में दाद है, खाज है, खुजली है, ये सभी क्या हैं? ये कवक द्वारा फैलने वाले रोग हैं। जंतुओं में भी कवक द्वारा रोग हो जाते हैं। अब आगे क्या बताया जा रहा है? लिखा है, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरणतः कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व होता है। आगे लिखा है, लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। इनमें एक शैवाल होता है तथा दूसरा कवक होता है। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। कवक शैवाल को रहने का स्थान, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। यानी ये सहजीवी संबंध जो होता है इसमें जो दो भागीदार होते हैं ये एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि सहायता करते हैं। आवास को और खाद्य को एक दूसरे में बांटते हैं। तो ये सहजीवी संबंध कहा जाता है। इसका एक उदाहरण कवक और शैवाल वाला बताया गया है। जो लाइकेन कहे जाने वाले जीव जो होते हैं उनमें दो भागीदार होते हैं। इनमें एक शैवाल होता है और एक कवक होता है। तो यही बताया जा रहा है। तो सहजीवी संबंध के बारे में पढ़ लिया, कवक के बारे में पढ़ लिया। अब लिखा है, मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। यानी जो पौधे होते हैं मृदा से पोषक तत्व को अवशोषित कर लेते हैं। तो मृदा में पोषकों की पूर्ति कैसे होती है? तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है, क्या आपने किसानों को अपने खेतों में अथवा माली को बगीचे के लॉन एवं गमलों में खाद अथवा उर्वरक डालते देखा? क्या आप जानते हैं कि वे इन्हें मृदा में क्यों मिलाते हैं? आप पढ़ चुके हैं कि पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक होते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। इसलिए मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। इसीलिए किसान समय समय पर भूमि में अपने खेतों में खाद का प्रयोग करते हैं ताकि मृदा में जो पोषक तत्वों की कमी हो गई है उसकी आपूर्ति की जा सके। आगे लिखा है, यदि हमें पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। कमी मृदा में हो गई है उसकी आपूर्ति की जा सके। आगे लिखा है, पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है परंतु पादप इसका उपयोग
उस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। इसके पहले मैंने अभी आपको बताया था कि प्रकृति में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है वायुमंडल में, लेकिन जो पादप होते हैं वह सीधे इसका उपयोग नहीं कर सकते। जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर लेते हैं वैसे नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि वे नाइट्रोजन को विलेय रूप में ही अवशोषित कर पाते हैं। आगे लिखा है, कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं। अब प्रश्न यही से पूछा जाता है कि राइजोबियम जो है कहाँ रहते हैं, तो ये जो फलीदार पादप होते हैं उनकी जड़ों में रहते हैं। आगे लिखा है, तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं। यानी कि राइजोबियम जो है इन्हें नाइट्रोजन विलेय रूप में देता है और उसके बदले में उसे क्या मिलता है, आवास और खाद्य। आगे लिखा है, अतः उनमें सहजीवी संबंध होता है, यानी ये एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते, सहयोग प्रदान करते हैं, इसीलिए इनमें सहजीवी संबंध होता है। आगे लिखा है, इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता नहीं रहती है। तो जिस खेत में दाल या फलीदार पादप उगाए जाते हैं तो उनमें नाइट्रोजन की कमी नहीं होती और अगली फसल के लिए भी नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उनमें पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन, उस भूमि में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन हो जाता है। आगे लिखा है, इस अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं। बहुत कम ही पादप अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं, जैसे कि परजीवी एवं मृतजीवी। परजीवी एवं मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, अतः उन्हें विषमपोषी के रूप में समूहीकृत किया गया है। क्या हम कह सकते हैं कि कीटभक्षी पौधे आंशिक विषमपोषी हैं? तो ये आंशिक रूप से विषमपोषी कहे जा सकते हैं कीटभक्षी पौधे। और सामान्यतः पौधे अपना भोजन स्वयं ही बनाते हैं और जीव जंतु और मानव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों पर ही निर्भर हैं। तो ये सब आगे आप लोग पढ़ चुके हैं इसके पहले कि यदि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ना हो तो क्या होगा। तो जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है यदि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ना हो, क्योंकि पौधे जो है ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और जो वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे अवशोषित करते हैं। तो इसीलिए पौधों को लगाना बहुत आवश्यक है और पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो अच्छा लेसन था। आपको 1 या 2 प्रश्न इस लेसन से जरूर मिलेगा। कहीं पर भी आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपने क्लास 6 वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, समय बहुत कम है आप लोगों के पास। 1 दिसंबर को आपका एग्जाम होना है, तो आप लोग कुछ भी छोड़िएगा नहीं, जो आपको इम्पोर्टेंट लगे। आपको NCERT तो पढ़कर ही जाना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।